हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स विक्रम। मैं हूं आपको ऋषभ सिंह। ओके, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिटरमिनेंट से स्टार्ट किया था, ठीक है। डिटरमिनेंट में अपने माइनस एंड कोफैक्टर्स पढ़ लिया था। माइनस और कोफैक्टर्स में क्या था, माइनस में हमें साइन का ध्यान नहीं रखना पड़ता, कोफैक्टर्स में हमें क्या है, साइन का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, वैल्यू दोनों की सेम ही होता है, बस साइन का फर्क आता है। साइन कैसे, तो माइनस में बस कोफैक्टर्स में अल्टरनेट साइन लेके चलना है, ठीक है ना। राइट है कि इन सब का ध्यान रखना, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं है, आगे तक यूज होगा, ठीक है ना। आज भी हम कुछ क्वेश्चन करें और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लिखो इसमें, उससे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इससे क्या और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। राइट है कि नहीं। तो लिखो क्वेश्चन क्या है, लिखना इफ A, B, C are the angles of non-right angle triangle, ठीक है ना। मतलब ट्राइंगल है, राइट एंगल नहीं है, ठीक है ना। ट्राइंगल ABC, then find the value of the value of determinant of tan A 1 tan B 1 and tan C। वैल्यू बतानी है इसकी। फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकेंड -2, C 1, D 0, विच इज करेक्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू बतानी है तो इसकी वैल्यू निकालता हूं मैं। देखो ध्यान से, tan A इंटू ये रो छोड़ दूंगा, ये कॉलम छोड़ दूंगा, tan B इंटू tan C -1, tan B इंटू tan C -1, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस साइन, अब अल्टरनेट साइन नेगेटिव -1, ओके -1। तो ये कॉलम और ये रो, तो 1 इंटू tan C, तो कितना आ गया tan C माइनस, नेक्स्ट 1 इंटू 1 कितना 1, नेक्स्ट प्लस माइनस प्लस, नेक्स्ट साइन क्या आएगा +1 इंटू, हाँ भाई ये कॉलम एंड दिस रो, तो रिमेनिंग क्या 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू tan B कितना tan B। अब निकालो इसकी वैल्यू, हाँ जी, tan A इंटू tan B इंटू tan C इंटू tan C, इसका प्रोडक्ट माइनस tan C, ये प्रोडक्ट आ गया, सॉरी माइनस tan A, ठीक है ना। नेक्स्ट माइनस tan C, माइनस +1, नेक्स्ट 1 इंटू 1 और माइनस tan B, ठीक है ना। तो देखो 1 + 1 2 प्लस tan A इंटू tan B इंटू tan C माइनस tan A माइनस tan B माइनस tan C, ठीक है ना। जब मैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा उसमें 4 एनी ट्राइंगल, कैसा भी ट्राइंगल हो, ठीक है ना, tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C फॉर एनी ट्राइंगल। और या फिर ऐसे बोल दूं मैं, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू n पाई इफ देन n पाई, मतलब पाई n की वैल्यू कुछ भी रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, तो ट्राइंगल के लिए n की वैल्यू कितनी 1, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है पाई मींस 180 डिग्री, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी रखूंगा 1, 2 रखूंगा तब भी कंडीशन है, 3 रखूंगा तब भी कंडीशन, देन पढ़ाऊंगा मैं कहां ट्रिगोनोमेट्री, देन ये एज इट इज कंडीशन tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल्स टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। इज दैट क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ, ये और ये दोनों सेम है
तो सेम में से सेम को हटा दो तो रिमेनिंग कितना 2, देन आंसर इज 2। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? रटेगा नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आई बात? नेक्स्ट तो मैं इसको रब कर देता हूं, आइए आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन था। तो इसने इनडायरेक्टली tan की फॉर्म में तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री की प्रॉपर्टीज पूछ ली इसने, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, इफ e raised to power iota theta is equal to cos theta plus of iota sin theta, iota जानते हो वेयर, यहाँ लिखना वेयर, iota इक्वल टू √-1, मैंने पढ़ाया था तुम्हें, हालांकि टॉपिक नहीं कराया इसका लेकिन क्वाड्रेटिक में थोड़ा बहुत कराया था, ठीक है ना? then find the value of determinant of 1 into e raised to power iota pi by 3, next into e raised to power iota pi by 4, next e raised to power minus iota pi by 3, ठीक है ना? पावर में 1 e raised to power iota 2 pi by 3, iota 2 pi by 3, next e raised to power minus iota pi by 4, next e raised to power iota 2 pi by 3 and then 1, इसकी वैल्यू बतानी राइट है कि नहीं? तो सॉल्व करते सर, पहले एक्सपांशन कर देता हूं मैं, अभी तो मैंने एक्सपांशन ही पढ़ा है, तो 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपांशन करो, 1 into 1 के रेस्पेक्ट, ये कॉलम ये रो, तो रिमेनिंग एलिमेंट ये और ये, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 1 माइनस e raised to power iota 2 pi by 3 into e raised to power iota 2 pi by 3, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो माइनस e raised to power iota 4 pi by 3 हो जाएगा, ठीक है ना? प्लस लेके चला आप नेगेटिव साइन, माइनस e raised to power iota 2 pi by 3। इज दैट क्लियर? अब देखो इस कॉलम को छोड़ो और इस रो को जोड़ो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है ना? ये कितना आ गया 1 into, तो ये आ गया e raised to power minus pi by 3 और इसका प्रोडक्ट, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगी ऐड करो, माइनस पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 को ऐड करो, कितना है एलसीएम बोलो भाई? 12 आया कि नहीं? तो माइनस 3 पाई प्लस ऑफ 8 पाई कितना आ गया 5 पाई बाई 12, तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस e raised to power iota 5 पाई बाई 12। इज दैट क्लियर? इसका और इसका प्रोडक्ट पावर ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है तो नेक्स्ट अब कैसा आएगा प्लस माइनस नेक्स्ट प्लस, तो प्लस ऑफ e raised to power iota pi by 4। अब देखो इस कॉलम को छोड़ो और इस रो को छोड़ो, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे प्रोडक्ट होंगे, तो बेस सेम होगा, पावर क्या होगी ऐड होगी, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, तो क्या आ जाएगा e raised to power iota pi by 3, पावर ऐड होगी तो ये ट्वाइस है, ये आधा है तो आधा बचेगा, माइनस दिस, तो माइनस ऑफ e raised to power माइनस iota pi by 4। इज दैट क्लियर? तो अब लिखो इसकी वैल्यू 1 माइनस e raised to power iota 4 pi by 3, ठीक है ना? अब इसका आंसर इसके साथ प्रोडक्ट कर दो, तो माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट होगा तो बेस क्या है सेम, तो पावर क्या होगी ऐड, क्या आ जाएगा e raised to power iota pi by 3, समझ में आया? 2 pi by 3 माइनस pi by 3 राइट है कि नहीं? नेक्स्ट देखो माइनस माइनस प्लस e raised to power iota, देखो बेस सेम है तो पावर अगेन क्या होगी ऐड, किसके स्क्वायर करना है 2 pi by 3 प्लस 5 pi by 12। इज दैट क्लियर? तो एलसीएम कितना है 12, 8 पाई प्लस ऑफ 5 पाई, ठीक है ना? कितना आ गया 17 पाई बाई 12, 17 पाई बाई 12, e raised to power iota 17 पाई बाई 12। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इसको ऐड करो, देखो साइन प्लस है दोनों का, तो प्लस बेस क्या है सेम तो पावर क्या है ऐड, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 3 ऐड करो, कितना एलसीएम आया 12, ये कितना 3 पाई प्लस 4 पाई, तो कितना आ गया 7 पाई बाई 12।
तो e raised to power iota 7 pi by 12 is that clear? सॉरी ये 17 pi by 12। नेक्स्ट ये देखो माइनस माइनस आएगा तो बेस से मतलब पावर के लिए ऐड पाई बाई 2 तो कितना हो जाएगा e raised to power iota pi by 2। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? ओके अब तुम्हें ये वैल्यू आंसर रखनी है, ठीक है ना? तो रखो ये आ गया 1 माइनस इसका मतलब e raised to power iota थीटा कितना है cos थीटा प्लस iota sin थीटा, तो ये कितना आ गया cos 4 pi by 3 प्लस iota sin 4 pi by 3। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट माइनस ये cos pi by 3 प्लस iota sin pi by 3। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 17 pi by 12 e raised to power iota 17 pi by 12 क्या लिखूं मैं? सॉरी cos 17 pi by 12 प्लस ऑफ iota sin 17 pi by 12। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट प्लस ऑफ यहां से देखो cos 7 pi by 12 प्लस ऑफ iota sin 7 pi by 12। ठीक है ना? नेक्स्ट ये कितना आ गया cos pi by 2 प्लस ऑफ iota sin pi by 2। pi by 2 होता है 90 डिग्री, ठीक है ना? ये कितना आ गया 0 cos pi by 2 0 sin pi by 2 कितना 1 into iota कितना iota, तो यहां से देखो 1 इसको मैं लिख दूंगा iota प्लस iota, इन दोनों की कहानी खत्म, ठीक है ना? नेक्स्ट cos 4 pi by 12 cos 4 pi by 3 cos 4 pi by 3 कितना होता है cos 4 pi by 3 pi by 3 कितना 60 16 into 4 240, ठीक है ना? 240 समझ में आई ना? 240 बोले तो 180 प्लस 60 यानी नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो cos थर्ड कितना आएगा -1/2, तो माइनस और माइनस प्लस 1/2, ये भी नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना? तो ये कितना आएगा cos 6√3/2, तो माइनस iota √3/2। इज दैट क्लियर? cos pi by 3 कितना 1/2 -1/2, ये माइनस रूट iota 3/2, ठीक है ना? माइनस इसलिए लगा, ठीक है ना? अच्छा देखो ये देखो cos 17 pi by 12 और एक cos 7 pi by 12, ठीक है ना? cos 7 pi by 12 cos 70 pi by 12, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? 17 pi by 12 लिखो। ये तो आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से लेस है 90 से, लेकिन ये किसमें हो गया? ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे? पाई प्लस 5 pi by 12। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों क्या हो गया अपोजिट साइन की, लेकिन वैल्यू दोनों की क्या आएगी सेम, कि पाई का ऑप्शन है तो ये क्या कट जाएगा। लेकिन ये देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये सॉरी ये किस में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये किस में आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये भी क्या हो जाएगा कट जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी? ये देखो 1/2 -1/2, ठीक है ना? ये कितना आ गया 1 प्लस iota, ये हाफ कट जाएगा तो -√3 iota, ठीक है ना? ओके नेक्स्ट लिखो properties of determinants। देखो इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, सिंपल टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना? और बस मेनली ये टॉपिक जो ना डिटरमिनेंट, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिपेंडेंट, और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज नहीं है, बस इन्हीं का यूज करके एक दो टॉपिक और बच्चे को फिनिश कर लें, ठीक है ना? तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली नंबर 1
द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट will not change, will not change if all the rows and columns are interchanged. मतलब ये आर का मतलब रो, आई का मतलब आई नंबर की, जैसे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर की रो को किस में कन्वर्ट करूं, कॉलम में. इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला डेल्टा इक्वल्स टू कितना है, डेल्टा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और एक है डेल्टा डैश. डेल्टा डैश में क्या किया मैंने कि जो रो है इनको कॉलम कर दिया और कॉलम को क्या कर दिया, रो. मैं सारे कॉलम रो की बात कर रहा हूं, कॉलम को रो और रोज को कॉलम कर दो. तो रो क्या है, ये रो है, इनको बना दो कॉलम. मतलब पहला कॉलम क्या आएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2. देखो सेकंड रो यही है क्या, तो सेकंड कॉलम कौन सा हो गया. नेक्स्ट A3 B3 C3. इज दैट क्लियर? अच्छा डेल्टा डैश निकालो. मैंने बोला था किसी के रेस्पेक्ट में एक्सपांड कर सकते हो. चाहो तो तुम कॉलम के रेस्पेक्ट में, चाहो तो तुम रो के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करो, चाहो तो तुम कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करो. मैंने कहा इस केस में कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करो. मैंने कौन सा कॉलम, ये. तो कैसे, प्लस माइनस प्लस ऐसे एक्सपांड करो. तो A1 इंटू पहला कौन सा है, A1 इंटू नेक्स्ट इस कॉलम को छोड़ूंगा, इस रो को छोड़ूंगा, तो B2 C3 माइनस B3 C3. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ये एलिमेंट, अब इस एलिमेंट पे आ जाओ, माइनस B1 तो इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, क्या आएगा, A2 C3 माइनस A3 C3. नेक्स्ट प्लस C1, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, A2 B3 माइनस B2 A3. ये आ गया डेल्टा डैश. और डेल्टा निकालो एक बार, डेल्टा यहां से करो. डेल्टा के लिए रो के रेस्पेक्ट में, क्यों सर, क्योंकि A1 B1 C1 आ रहा है ना, इधर भी A1 B1 C1, मुझे तो इक्वल शो करना है. तो डेल्टा के लिए देखो A1 इंटू प्लस माइनस प्लस, देखो B2 C3, ठीक है ना, माइनस B3, ये क्या है, C2 B3 C2. इज दैट क्लियर? ठीक है ना. नेक्स्ट B1 इंटू माइनस B1 इंटू हाँ जी A2 C3, ठीक है ना, माइनस A3 C2, ठीक है ना, कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्लस A1 B1 C1, ठीक है ना, C1 है. इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, A2 B3 माइनस A3 B2. इज दैट क्लियर? ठीक है ना. अब देखो इसको, क्या दोनों सेम ही है, ये सही क्या है ना, A1 B3 C3. B1 C1, देखो दोनों की वैल्यू निकाल लेना. ठीक है, तो पता है इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा साइन मिस्टेक करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है ना, देख लेना. लेकिन दोनों की वैल्यू में मेरा कहने का मतलब क्या है, रिजल्ट मेरा ये है कि तुम कॉलम को रो और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो वैल्यू दोनों की रहेगी सेम. ठीक है ना, रहेगी. और देखो करना चाहो तो कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी डिटरमिनेंट हो, उसकी वैल्यू इसके कॉलम के रेस्पेक्ट में निकालो. और दूसरा, अगर इसको कॉलम कर दोगे, इस रो को कॉलम बनाओगे, तो इसके रेस्पेक्ट में निकालो. तो कॉलम और रो तो सेम ही रहा ना, इसलिए वैल्यू क्या रहेगी सेम. ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी तो तुम इसको बोलेंगे नोट करना. ठीक है ना, तो इसको हटा देना. तुम यहां से लिख लेना डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डैश आएगा. कहने का मतलब ये, ठीक है ना, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डैश. अपने मेन रिजल्ट ये याद रखना है. रटेंगे कॉलम को रो और रो को कॉलम करूं,
तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ऐसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे क्या एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा चीजें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये लो डेल्टा कितना है 1 2 3 5 0 1 2 3 -1 2 डेल्टा की वैल्यू निकालो। डेल्टा इक्वल 2 इंटू 2 लेकिन माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट -3 0 और -6, नेक्स्ट +5 0 और -3 तो 0 -3, हाँ जी। कितना आ गया 2 इंटू 4 8 माइनस यस -6 -3 +18 -15 कितना आ गया 3 + 8 11। डेल्टा डैश देखो, डेल्टा डैश 2 3 5 रो को कॉलम कर दो, कॉलम को रो कर दो 0 1 2 3 -1 2, ठीक है ना। कोई दिक्कत यही आएगा। तो डेल्टा डैश की वैल्यू निकालो 2 इंटू 2 1 इंटू 2 2 +2 हो जाएगा। नेक्स्ट +0 इंटू 6 +5 2 इंटू 3 6 और ये -4 लेकिन -2 +3 इंटू 6 -5। इज दैट क्लियर? ये तो 0 हो गया। ये कितना आ गया 8 6 -5 1 1 इंटू 3 3 कितना आ गया 11। सो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डैश। इज दैट क्लियर? वी आर गोइंग फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है भाई, इसमें लिखो सेकंड पॉइंट, इफ एनी 2 rows or columns of a determinant are identical मतलब 2 कॉलम और 2 रो, या फिर 2 कॉलम या फिर 2 रो दोनों क्या हो सेम हो जाए, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमाइन वैल्यू 0, देन डिटरमाइन are identical, then the value of determinant will be 0. Is that clear? For example, तुम्हारे सामने ये डिटरमिनेंट ले लो डेल्टा इक्वल, देखना ध्यान से A B C या जो A1 B1 C1, ठीक है ना। देखो यहां से R1 इज सेम एज R2, ठीक है ना। R1 मतलब फर्स्ट रो, R2 मतलब सेकंड रो, क्या है सेम। तो डेल्टा की वैल्यू निकालो एक बार, A इंटू BC1 माइनस B1 C2, BC1 माइनस B1 C माइनस B इंटू B, ये छोड़ो AC1 माइनस A1 C प्लस C इंटू ये छोड़ो AB1 माइनस A1 B, डेल्टा कितना आ गया ABC1 माइनस AB1 C माइनस BAC1 प्लस BA1 C प्लस CAB1 माइनस CA1 B। इज दैट क्लियर? तो यहां से देखो ABC1 BAC1 उड़ा दो इसको, ठीक है। नेक्स्ट AB1 C, ये प्लस में AB1 C हटा दो इसको। नेक्स्ट
बी A1C बी ए, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, कॉलम में भी फंडा है, अगर ये दोनों कॉलम सेम होते, अच्छा एक और नॉट ओनली दो से ज्यादा भी कॉलम है, रो आइडेंटिकल तब भी वैल्यू क्या आएगी 0। इफ एनी रो, इफ ईच एलिमेंट और ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज 0, मतलब हर एक एलिमेंट एक कॉलम या एक रो का 0 हो, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। इज दैट क्लियर? हमेशा क्या आएगी 0। इसमें तो कोई खास बात नहीं है, सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टा 0 0 0। अच्छा इसको वहां यहां मतलब, चलो यहां से तुम कंफ्यूज, यहां से तो क्या है बी, इसके रेस्पेक्ट एक्सपांड करोगे तो 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी 0 ही आएगा। ये ले लो ए बी सी, इज दैट क्लियर? A1 B1 C1 A B C 0 0 0। हाँ जी करो भाई, क्या आएगा आंसर? A1 इंटू 0 इंटू दिस 0 इंटू दिस 0, ठीक है ना, माइनस B1 इंटू B1, ये छोड़ो 0 0, तो टोटल 0। इज दैट क्लियर? प्लस C1 इंटू, हाँ जी करो 0 0, तो 0, आंसर कितना 0। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो आज कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट क्या है? देखो एक कॉमन फैक्टर, थर्ड या फोर्थ पॉइंट, एक कॉमन फैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम कैन टेक outside of the sign of the determinant, ठीक है ना। कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल डेल्टा इक्वल्स टू m a1 m b1 m c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। नॉट ओनली दिस, अगर इसमें होकर ऐसे होता, इस वाले कॉलम में होता, तब भी मैं बात ले सकता हूं, ठीक है ना। तो कैसे लिखूंगा देखो सर, इसकी वैल्यू निकालता हूं m a1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2। समझ में आ रहा है? इस रो को छोड़ दूंगा, इस कॉलम को छोड़ दूंगा, इसका प्रोडक्ट माइनस ऑफ m b1 इंटू a2 c3 माइनस ऑफ a3 c2। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट प्लस ऑफ m c1 इंटू, तो यहां से m c1 लूंगा, ये वाला छोड़ूंगा, a2 b3 माइनस ऑफ b2 a3। इज दैट क्लियर? तो यहां से देखो हर एक टर्म m का कोएफिशिएंट है, तो यहां से m कॉमन ले लो ना। तुमने जैसे ही m कॉमन लिया तो ये कितना हो गया a1 b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस b1 इंटू a2 c3 a3 c2 प्लस c1 इंटू a2 b3 माइनस ये b2 a3 आएगा यार, माइनस b2 a3। अब तुम ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास क्या बनेगा m इंटू, ये तो ये बनेगा सर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इज दैट क्लियर? ये फंडा तो ये आ गया, समझ में आई बात?
तो मैं वही तो बोल रहा था कि अगर हर एक एलिमेंट से कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है किसी एक रो ऑब्लिक कॉलम से, तो उसको आउटसाइड ऑफ द डिटरमिनेंट लिख सकते हो, ठीक है ना, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूं, ऐसे में एग्जाम्पल और कराता हूं जिसके समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल क्या है, 32, 24, 16, राइट है कि नहीं, 32, 24, 16, 8, 3, 5, नेक्स्ट 4, 5, 3, ये तुम्हारा डिटरमिनेंट डेल्टा। तो यहां से देखो कॉलम का ईच एलिमेंट 8 का कोएफिशिएंट है, तो 8 को बाहर लिख दो, डेल्टा इक्वल्स 8 इंटू, तो यहां से कितना बच गया 4, 3, 2, ये 8, 3, 5, ये 4, 5, 3, इज दैट क्लियर, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट सिंपल प्रॉपर्टी है, टफ नहीं है, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में ज्यादा है तो मैं लिखा देता हूं, लिखना, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सम रो सम कॉलम, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सम कॉलम और रोज, ठीक है ना, इज द सम ऑफ टू टर्म्स, इज द सम ऑफ टू टर्म्स, यानी दो टर्म्स का सम है, ठीक है ना, तो उसको देखो क्या लिखूंगा, देन द डिटरमिनेंट is equal to the sum of two determinants। तुम्हें याद नहीं रखना, तुम अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है ना, ये तो सिंपल अपनी फॉर्मेलिटी के लिए लिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना। अभी देखना, टू डिटरमिनेंट्स, one containing only first term in the place, only first term in the place of each sum, मतलब हर एक जहां पर फर्स्ट टर्म को लिख रहा है सम ऑफ टू टर्म, तो उस सम की बात कर रहा है, ईच सम, and other only the second term, and other only the second term, is that clear, ठीक है ना। the remain elements of both determinants are the same as the given determinants, जैसा सेम डिटरमिनेंट्स गिवन है, ठीक है ना। ऐसा समझ में नहीं आएगा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल मेन चीज हमारा रियल थी, यहां समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल इतनी लैंग्वेज तो पढ़ने हो तुम्हें वैसे ही अलग आएगा, अलग सा लग जाएगा, ठीक है ना। इतनी लैंग्वेज कौन पढ़ता है, मुझे खुद को ही लिखने वाला था, ठीक है ना। कैसे लिखूं, तो मैंने एज इट इज टाप के रख दिया, ठीक है ना। हेडेक अपनी लैंग्वेज कुछ लिखा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता तुम इसको पढ़ने वाले हो रही, ठीक है। तुम्हारा काम यहां से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल डेल्टा इक्वल्स टू कितना, a1 अल्फा 1 या फिर अल्फा मान लो, a2 बीटा, a3 गामा, b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो डेल्टा को ना मैंने बताया था, इसको दो टर्म्स, दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे, पहला डिटरमिनेंट, पहला कॉलम क्या होगा, पहला कॉलम पहले, देखो पहले कॉलम में हर एक एलिमेंट
दो टर्म्स के सम के फॉर्म में लिखा है कि नहीं, तो इसको दो डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में लिखूंगा, दो डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में प्लस। रेडी? पहली रो में देखो ये जो दो रो दिख रही, दो कॉलम दिख रहे हैं ना, इनमें कोई चेंज नहीं है, हर एक जो सेम ही रहेंगे। B1 B2 B3 C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यानी कि नो चेंज, रिमेन टू कॉलम्स, दे आर एज अ सेम एज द ओरिजिनल डिटरमिनेंट्स। चेंज आएगा उसमें। पहला रो क्या आएगा, पहला एलिमेंट ऑफ द सम, तो A1 A2 A3। सेकंड में क्या आएगा, रिमेनिंग टू अल्फा बीटा गामा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, बात समझ में आई नहीं? तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसके लिए एक नोट डाल के लिखना। ये तुम्हें लिखने में बहुत खतरनाक वैसा सा आया होगा, तुमने बहुत मेहनत की होगी इसके लिए, तो उसके लिए शाबाशी। नहीं मुझे पता है तुम्हारा काम यहाँ से स्टार्ट हो, तो मैं तो मैथमेटिकल टर्म्स लिखने में मजा आता है ना, इसलिए मुझे पता है। नेक्स्ट नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखना A1 B1 A2 B2 A3 B3 C1 D1 C2 D2 C3 D3 E1 E2 E3। सर अब इसकी वैल्यू क्या लिखूं मैंने कहा इसके लिए चार डिटरमिनेंट आएंगी। कैसे? दो इसके लिए, दो इसके लिए, तो कैसे आएंगे देखो सर, इधर लिखता हूं मैं, ये तो हर जगह सेम ही रहेगा, E1 E2 E3। इज दैट क्लियर? पहला देखो रो लिया A1 A2 A3, इस कॉलम के साथ ये दोनों कॉलम एक एक बार आ जाएंगे। पहला रहेगा C1 C2 C प्लस नेक्स्ट अगेन ये A1 A2 A3 B C1 C2 C3 आ गया। अब क्या आएगा, D1 D2 D3 D1 D2 D3 और E1 E2 E3। नेक्स्ट प्लस अब क्या आएगा, A1 A2 के साथ C1 C2 दोनों आ गए, C1 D1। अब क्या आएगा, B के साथ C और D दोनों, तो B1 B2 B3 C1 C2 C3 E1 E2 E3 और लास्ट वन यहां पर लिखा प्लस हो, B1 B2 B3 D1 D2 D3 E1 E2 E3। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, बात समझ में आई नहीं? तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा, इतना टफ नहीं है। ठीक है ना, हालांकि प्रॉपर्टीज का यूज करके बहुत जगह बहुत सारी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे एज इट इज यूज करके। ठीक है ना, नेक्स्ट मैं थोड़ा टाइम दे दूं। अगला नेक्स्ट देखो नंबर 6 है साइड, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट will not change if by using elementary process। अब elementary process क्या होता है ये हम सब जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिलहाल elementary process क्या बोल रहा हूं मैं देखना। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल डेल्टा कितना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। एलिमेंट्री प्रोसेस ये है कि किसी रो या किसी कॉलम को चेंज कर दूं। जैसे मैंने रो में R2 में चेंज कर दिया, R2 में चेंज कर दूं, R2 में क्या चेंज कर दूं मैं, R1 प्लस M1 R2 प्लस M2 R3, ये चेंज कर दिया। ठीक है ना, तो देखो सर ये कैसे आएगा, सुनना, डेल्टा इक्वल टू R1 सेम रहेगा,
A1 B1 C1। अब R2 में चेंज आएगा R1, ये R1 जब चेक कैसे करूंगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट कैसा है, फर्स्ट एलिमेंट A1, सेकंड एलिमेंट R2 में कैसे चेंज, ये M M इंटू A2 और ये M2 इंटू A3, तो कितना आएगा A1 प्लस M1 इंटू A2 प्लस M2 इंटू A3, उसको थोड़ा डिस्टेंस लगा के लो, B1 और ये C1। नेक्स्ट B1 प्लस M1 B2 प्लस M2 B3, ठीक है ना। नेक्स्ट ये एलिमेंट C1 प्लस M1 C2 प्लस M2 C3। इज दैट क्लियर? ये आगे सेकंड रो चेंज हो गए, अब थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, तो A3 B3 C3 रेडी है नहीं? समझ में आई बात? कोई दिक्कत होगी? कोई चेंज आएगा नहीं में? कोई चेंज नहीं आएगा, सीधी सी बात, रेडी है नहीं? अच्छा सर, ये चेंज आया, ये डेल्टा आ गया, सेकंड फर्स्ट सेकंड रो कोई चेंज नहीं है, सेकंड रो में ये चेंज रहती है। ये है एलिमेंट्री प्रोसेस, मतलब किसी रो या किसी कॉलम में कुछ चेंज कर दो, वो क्या है एलिमेंट्री प्रोसेस, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज है, डेल्टा इक्वल टू कैसे। देखो इसको, देखो मैंने बताया था कोई एलिमेंट अगर दो या दो से टर्म्स का सम की फॉर्म में लिखा है तो उसको दो डिटरमिनेंट सम के फॉर्म में लिखता हूं। कैसे? A1 पहला और A3, पहला B1 B2 B3, B1 पहला एलिमेंट क्या है B1 और ये B3। नेक्स्ट C1, ये C1 ये C3। अब यहां पर तीन डिटरमिनेंट आएंगे क्योंकि एक रो में तीन एलिमेंट्स का सम आ रहा है, तो तीन डिटरमिनेंट प्लस और देखो A1 M1 A2 और ये A3। नेक्स्ट B1 M1 B2, नेक्स्ट बोलो भाई B3। नेक्स्ट C1 M1 C3 M1 C2 और ये C3। नेक्स्ट अच्छा एक काम करो, देखो इस रो में कॉलम फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर M1, तो इस M1 को लिख दो बाहर, लिख दो बाहर, M1 को लिख दो बाहर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हाँ जी, प्लस और इसमें आ जाओ। अब नेक्स्ट क्या है A1, नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट M2 A3, ठीक है ना। नेक्स्ट A3 प्लस B1 M2 B3 और ये क्या है B3 B2 M2 C3 और ये क्या है C3। इज दैट क्लियर? इसको मैं बाहर लिख दूं M2। इज दैट क्लियर? यहां देखो इसके लिए R2 इक्वल टू R3 दिख रहा है क्या? और मैंने बोला था कि दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। सिमिलर केस इन दिस केस R1 इक्वल टू R2, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। तो आंसर कहां से आएगा? यहां से। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। आंसर कहां से आएगा? इस केस से, ठीक है ना, इस राइट है कि नहीं? यहां डाल रहे हैं एम्बर डाल, ठीक है ना, मैं एम्बर हटा के रहा हूं, ठीक है ना, राइट है कि नहीं? तो ध्यान से देखो, एलिमेंट्री प्रोसेस लगाया, डेल्टा की वैल्यू क्या है, ये है, और यहां पर देखो डेल्टा क्या आ गया, फाइनली यही आ गया। तो एलिमेंट्री प्रोसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तुम कोई भी एग्जांपल लेके देख लेना, हालांकि इसमें तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज हो गया आंसर, लेकिन तुम कोई और भी डिटरमिनेंट लेके देख लेना, वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। एलिमेंट्री प्रोसेस कॉलम में लगा के देख लो तब भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। इसको नेक्स्ट मिटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ साथ में से इफ डेल्टा आर इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ F1 R, F2 R, F3 R, A B C D E F, तो पहला केस, देन डेल्टा आर समेशन R फ्रॉम 1 to n या 0 to n, कुछ भी लगा दो, इट्स योर चॉइस। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये आर पर डिपेंडेंट है? ये आर पर डिपेंडेंट नहीं है। आर पर डिपेंडेंट कौन सा ही है?
तो ओनली इस रो में लगाऊंगा। क्या आएगा? समेशन r फ्रॉम 0 to n f1r, समेशन r फ्रॉम 0 to n f2r, समेशन r फ्रॉम 0 to n f3r। इज दैट क्लियर? बाकी सब में कोई चल नहीं, a b c d e f। सेकंड ये था a पॉइंट। b पॉइंट इंटीग्रेशन p to q fr dr इज इक्वल टू, मुझे बता एक बार, r का फंक्शन कौन सा? ये नहीं है, तो ये जो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी लगाऊंगा ना मैं, ये भी किस में लगाऊंगा? फर्स्ट रो में। तो p to q f1r इंटू डी आर, p to q f2r इंटू डी आर, और p to q f3r इंटू डी आर। नेक्स्ट a b c d e f, ठीक है ना? कोई फर्क पड़ेगा? तो इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? बैठेगी नहीं? इसको मैं रफ कर देता हूं, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? और ऐसे हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट फिनिश हो चुकी हैं। अब इन प्रॉपर्टीज का यूज करके अपन क्वेश्चंस निकालेंगे, ठीक है ना? बैठेगी नहीं? तो एलिमेंट्री प्रोसेस क्या है कि मतलब किसी रो या किसी कॉलम में चेंज, लेकिन हाँ एलिमेंट्री प्रोसेस जब भी लगाओ ना, तो जिस रो में लगा रहे हो उसके हर एक एलिमेंट को आना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने किसी एक एलिमेंट लगाया किसी नहीं लगाया तो डिटरमिनेंट वैल्यू गलत आएगी और एलिमेंट्री प्रोसेस सही भी नहीं होता। एलिमेंट्री प्रोसेस लगा रहे हो तो हर एक इन एवरी एलिमेंट पर लगाओ जिस पर्टिकुलर रो में लगाना चाह रहे हो, ठीक है ना? ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेके चलता हूं। फॉर एग्जांपल डेल्टा इक्वल्स टू 1 2 3 2 3 4 2 0 5, ठीक है ना? अब देखो इसकी वैल्यू निकालो 1 इंटू 3 इंटू 5 15 माइनस 0 15 आएगा, माइनस 2 इंटू 10 माइनस 8, ठीक है ना? प्लस ऑफ 3 इंटू, हाँ जी 0 माइनस 6 तो माइनस 6, कितना आ गया 15, हाँ जी ये कितना 2 हो गया क्या? अरे 2 और माइनस 4। इज दैट क्लियर? 2 माइनस 4। नेक्स्ट ये कितना आ गया माइनस 18। इज दैट क्लियर? ये कितना आ गया माइनस 22 तो माइनस 7। सही किया ना? 1 इंटू 15 माइनस 0 15 माइनस 2 इंटू 10 माइनस 8 2 3 इंटू 0 माइनस 6, सही है ना? माइनस 6 माइनस 18 माइनस 4 माइनस 20, हाँ माइनस 7। अब देखो मैं इसमें एलिमेंट्री प्रोसेस लगाता हूँ, R1 कन्वर्ट इंटू R1 प्लस 2R2, ये लगा दिया तुमने। जैसे ये लगा तो डेल्टा कितना आ गया? डेल्टा को R1 1 प्लस 2R2 तो 1 प्लस 4 कितना हो गया 5। नेक्स्ट 2 प्लस 6 कितना हो गया 8। नेक्स्ट 3 प्लस 8 11। नेक्स्ट 2 3 4 2 0 5। वैल्यू निकाल लेना, इसकी वैल्यू माइनस 7 आएगी, ठीक है ना? जो भी हो, ठीक है ना? मुझे टाइम वेस्ट तुम निकालना आता है डिटरमिनेंट वैल्यू, ठीक है ना? तो आज कितना का अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ लिया है, राइट है नहीं? बेसिक टॉपिक था। ओके, अभी नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पेज पर, ठीक है ना? जितना भी हो सके कंप्लीट क्लास अपनी क्वेश्चन बेस्ड होने वाली है नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना? कंप्लीटली। ओके, तो वीडियो समझ में आया? जो भी तुम्हारा डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, रेडी है नहीं? आज के दिन का भी तो रेडी रहना। ये 11th और 12th दोनों कंबाइंड टॉपिक है, ठीक है ना? हालांकि बेसिकली मोस्ट ऑफ बोर्ड्स में, मोस्ट ऑफ स्टेट बोर्ड्स में 12th मिलता है, ठीक है ना? सीबीएसई बोर्ड में 12th में, पर कोई नहीं, हमें तो अलजेब्रा चलेगी तो अलजेब्रा पूरा पढ़ेंगे, सिर्फ एक्सेप्ट वन टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बिना समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बाद में पढ़ेंगे, बाकी सारा फंडामेंटल अलजेब्रा एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना? अलजेब्रा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैट्रिक्स होगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी होगी, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना? ओके, तो आज के लिए काफी है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है ना?